हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग सेशन। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने की एक चाबी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Part 1, Understanding Economic Activities. What are economic activities? The definition is activities that create monetary value, money, are called economic activities. Monetary value. This means the value of something can be measured in terms of money. Goal. These activities help in the economic prosperity of a nation. सबसे पहले हम ये समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। सिंपल टर्म्स में कहे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट हो, यानी जिससे पैसा बने, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इस फ्लो चार्ट को देखिए। ह्यूमन एफर्ट यानी इंसानों की मेहनत से गुड्स बनते हैं, उससे पैसा आता है और इसी से देश की तरक्की होती है। तरक्की यानी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। How have activities changed over time? Now, there are two comparisons which I have given here, the past and the present. In the past, decades ago, most people did simple jobs like farming, rearing animals, making tools, pottery or weaving clothes. यहाँ पे हम देखते हैं पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन। इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए। पास्ट में लिखा है पहले ज़्यादातर लोग सिंपल जॉब्स करते थे, जैसे फार्मिंग हो गया, एनिमल्स रियरिंग या कपड़ा बुनना यानी कि वीविंग हो गया। प्रेजेंट में देखते हैं एज सोसाइटी प्रोग्रेस, जॉब्स बिकेम मोर डाइवर्स। नाउ वी हैव पीपल मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स एंड ड्रोन्स, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, वर्किंग इन बैंक्स और रिपेयरिंग मशीन्स। प्रेजेंट में जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, जॉब्स डाइवर्स हो गए। आज हमारे पास कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर कोडिंग और बैंकिंग जैसे कॉम्प्लेक्स जॉब्स है। On to the next slide. Why do we classify them? Because there are so many different jobs now, we group them to understand how they function and connect with each other. These broad groups are called economic sectors. अब सवाल ये है कि हम इन जॉब्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्यों बांटते हैं। क्योंकि आजकल हज़ारों तरीके से जॉब्स अवेलेबल रहती है। उन्हें समझने के लिए हमें 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स में डिवाइड करना बेहद ज़रूरी है। ये कौन से 3 सेक्टर्स है? वन इज़ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है? बेसिकली नेचर से जुड़ा हुआ कोई भी काम, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या माइनिंग हो गया। Then comes the secondary sector, which includes manufacturing and construction, and then the tertiary sector, which includes services, education, healthcare. Now I have written here 2 questions. It is just for your reference and for your understanding. On to the next slide. Part 2. The 3 sectors explained. The primary sector is the first one. Primary sector is related to the nature. The definition is these are activities where people depend directly on nature to produce goods. Key actions: extraction of raw materials directly from nature. Examples: cultivating grains, collecting wood, extracting coal, raising livelihood. सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। इसका कीवर्ड है नेचर। ये वो एक्टिविटीज है जहां हम डायरेक्टली नेचर से रॉ मटेरियल्स निकालते हैं। इसके की एक्शंस है एक्सट्रैक्शन करना, मतलब कोई भी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना, और एग्जाम्पल्स है खेती करना यानी एग्रीकल्चर, माइनिंग यानी कोल निकालना, और फॉरेस्ट्री यानी लकड़ी इकट्ठा करना। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। The second sector is the secondary one, which is related to manufacturing.
प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स निकलता है, फिर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, एंड देन कम्स द सेकेंडरी सेक्टर वेयर इज वी गेट finished products. The definition is activities that process raw materials from the primary sector into new products for sale or consumption. Key actions are processing and transforming, and the examples are factories. In the factories, we get cotton becomes clothes, iron ore becomes cars and trucks. In construction area, building roads and houses. Processing में wheat grains are ground into flour. सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं. यहाँ होता क्या है, हम प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स को लेकर उसे प्रोसेस करते हैं. एग्जाम्पल में आता है कॉटन, जो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है. उससे हम कपड़ा बनाते हैं. कपड़ा जो रहता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. प्रोसेसिंग में व्हीट ग्रेन्स भी होता है, जिससे हम फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं. फ्लावर यानी आटा. On to the next slide. Now comes the tertiary sector. Tertiary sector is also called as services area. Definition: activities that provide support to the primary and secondary sector. It is also called the service sector. The key actions are providing services, not physical goods. Examples are transport, truck drivers moving vegetables from farm to markets, vendors selling fruits to families, doctors, teachers, lawyers and electricians, software development and internet services. टर्शरी सेक्टर ये हमारा तीसरा सेक्टर है. इसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. ये सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता है, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की मदद करता है. एग्जाम्पल्स में आते हैं ट्रक्स जो सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, शॉप्स जहां सामान बिकता है, डॉक्टर्स और टीचर्स जो प्रोफेशनल हेल्प देते हैं. नाउ ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now here there are more questions for your reference. Either you can write it down or take a snapshot of the same. Now here comes the part 3. Part 3 is about the case study, the story of milk, yani Amul. This story shows how all three sectors work together. Now the problem before Amul, farmers had to sell milk quickly before it spoils in the heat. They sold to the middlemen who paid them very little and cheated them. यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने अमूल की स्टोरी यहाँ पे हम देखते हैं. बिफोर अमूल मतलब अमूल कंपनी आने से पहले फार्मर्स बहुत परेशान थे. गर्मी में दूध खराब हो जाता था और मिडलमैन मतलब जो बीच के जो लोग थे उन्हें बहुत कम पैसे देते थे और चीट करते थे. नाउ द सॉल्यूशन. लीडर्स Sardar Vallabhbhai Patel, Tribhuvan Das Patel and Dr. Varghese Kurian helped farmers form a cooperative. Now what is a cooperative? A cooperative is a group where people come together voluntarily to meet their economic needs. The members own it and make decisions together. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने. उन्होंने फार्मर्स को एक कॉर्पोरेटिव बनाने में मदद की. कॉर्पोरेटिव का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जहां लोग मिलकर काम करते हैं, खुद उसके ओनर होते हैं और मिलकर डिसीजन लेते हैं. इससे फार्मर्स को उनका हक मिलने लगा. नाउ ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Interdependence in action. How the sector mix. Primary sectors, farmers milk the cows, which is dependent on nature or livestock. Secondary sector, the milk is sent to a factory where it is pasteurized, heat to kill bacteria and processed into butter, cheese and milk powder. And then comes the tertiary sector where trucks, trains and ship transports the product.
Retail stores sell them to customers. अब हम देखते हैं तीनों सेक्टर्स कैसे मिक्स होते हैं. प्राइमरी सेक्टर में फार्मर ने काऊ से मिल्क लिया, मतलब गाय से मिल्क लिया. सेकेंडरी में फैक्टर में मिल्क पैस्चराइज हुआ और उससे बटर या चीज़ बना. टर्शरी सेक्टर में ट्रक्स ने ट्रांसपोर्ट किया और शॉपकीपर ने उसे बेचा कस्टमर्स को. कोई भी सेक्टर अकेला काम नहीं कर सकता, उन्हें एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है. Now I have added two questions which is related to the story. This is just for your understanding. Part 4, from tree to textbook. Visual interdependence. Primary, cutting down trees, which is forestry. Secondary, converting wood into pulp, making paper from pulp, printing the book. And then comes the tertiary, selling the book in a shop. यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल रहते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है. ट्री प्राइमरी सेक्शन में आता है जिससे हम पल्प बनाते हैं, फिर वो सेकेंडरी में चला जाता है और उसके बाद बुक शॉप में कन्वर्ट होता है जो टर्शरी में जाता है. नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिए 1 टन पेपर रिसाइकल करने से हम 17 ट्रीज यानी 17 ट्रीज को बचा सकते हैं. सो वी नीड टू सेव पेपर. Now, these are the textbook exercises and solutions, which is on your page 208. So students, today we learned about money, nature, factories and services. But before you go, look at the end of these notes. I have included textbook solutions for you. Don't just copy them, read the explanation first, try to answer yourself and then check the answers to see if you are right. This is the best way to revise for your exams. Till then, keep learning, keep growing. See you in the next video. Bye.